अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट को पूछोगे आपको सेल्स में जाना है, तो सेल्स को लेके एक फियर रहता है। सेल्स जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, लाइक आपको रिजेक्शन सिखाता है। पहले जो माइंडसेट था सेल्स को लेके और अभी जो माइंडसेट आपका वो चेंज ही हुआ है। अगर एक छोटा सा कस्टमर मीटिंग मिल जाए या सामने वाला आपसे बात करे तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, यार कस्टमर बात कर रहा, वाओ अब तो ये सेल हो गई। कितने टाइप की सेल्स होती है और आप जो सेल्स करते हो वो किस टाइप की होती है? मैंने ना बहुत लोगों से सुना है नो ब्रोकर होते हैं तो उनको सेल करते हैं, और अभी जैसे हम कंपनी में जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, वहाँ पे तो उनके प्रोडक्ट अलग ही होते हैं। अभी जिस हिसाब से न्यू एवेन्यूज ऑफ चैनल्स जैसे D2C आ गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहाँ पे ब्रांड डायरेक्टली कंज्यूमर को टैप कर रहे विदाउट हैविंग एनी मिडल मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट। सो मैं जिस सेल्स में, ये प्योरली इंस्टीट्यूशनल सेल है जहाँ पे टेक्नोलॉजी सेल है टू लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस और एंटरप्राइज। सेल्स का सबसे टफ पार्ट क्या है और जैसे टारगेट होता है उसका प्रेशर कितना रहता है? डिसक्वालीफाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, बिकॉज आप जितनी जल्दी ये समझोगे कि सामने वाले की प्रायोरिटी में है कि नहीं है, whether I should spend my more time on this, because you should always be on hunting. जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपको कंपनी ज्वाइन की है और जिस प्रोडक्ट आपको लगा कि भाई बेचना है, बट आप लगे कि जो प्रोडक्ट में वैल्यू कोई नहीं है तो दम ही नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं प्रोडक्ट में दम नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना वो प्रोडक्ट काम कर सक रहा उतना अगर कोई के लिए रिलेवेंट है तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट गाय जिसके लिए ये मेक सेंस करेगा। मुझे ये लगा था कि मेरा मैनेजर शायद ये मीटिंग के लिए दिल्ली मेरे साथ में आया, पर मेरे मैनेजर ने बोला कि नहीं मेरा दूसरा मीटिंग है और मुझे नहीं लगता कि वो डील आएगा जो मैं परस्यू कर रहा था, और वो मेरा कमिट डील था। तो मैंने बोला ठीक है सर, लेट मी गिव अ ट्राई। और सेल्स वाले ने कभी ट्राई नहीं छोड़ने को ना, होप कभी नहीं छोड़ने को ना। बोनेट पे मैंने साइन करा है 29 मार्च 3 बजे। मैनेजर ने बोला मैनेजर ने 2 अवार्ड दिए प्रोडक्ट की नॉलेज होना कितना जरूरी है और कैसे ये वैल्यू ऐड कर सकता है। तो आपके जब कस्टमर के साथ में जो कॉन्वर्सेशन होंगे उसमें आप काफी मीनिंगफुल रह सकते हैं। वैल्यू भी मिलता है, हाँ। खुशी होती है। तो जिस दिन ऑर्डर क्लोज होता है तो खुशी एक्चुअली ऑर्डर की तो रहती है, उससे डबल खुशी जो है कि इतना वेरिएबल बनाऊंगा। किस टाइप के लोग को सेल्स में आना चाहिए? इफ यू आर इनटू सेल्स यू शुड बी पैशनेट अबाउट, और आपने उसको एंजॉय करने को ना कि बर्डन। प्रेशर है और से जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, उनको सेल्स की जॉब में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है? सो बिल्कुल सेल्स में आना चाहिए। आई विल एनकरेज यू। नए नए आप ट्रैवल स्टार्ट कर दो तो आपको बहुत मजा आता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बर्डन भी लगने लगता है। बट डू यू हैव अ चॉइस? द ऑप्शन इज नो, सो यू हैव टू लिव विद इट। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमने बात की नीतीश भाई से। फिलहाल वो ओमनिसा में काम कर रहे हैं एज ए स्ट्रेटेजिक अकाउंट मैनेजर, मतलब सेल्स की प्रोफाइल है। बहुत सारे आपने पॉडकास्ट देखोगे मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाया है। आज का पॉडकास्ट काफी स्पेशल होने वाला है। सेल्स के ऊपर हमने पॉडकास्ट बनाया, स्टार्ट किया कि भाई सेल्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, सेल्स की जॉब हेक्टिक होती है नहीं होती, पैकेज कैसा मिलता है सेल्स की प्रोफाइल में, अगर आप 15 साल के बाद 20 साल के बाद देखोगे तो आपको कितना पैकेज मिलेगा, मार्केट में डिमांड कैसी सेल्स की, सेल्स कितनी टाइप की होती है, किस टाइप की सेल्स में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नितिश से पूछे इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, एंड सब चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो नितिश से बात करते हैं। हाय नितिश भाई, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ करो भाई। एकदम बढ़िया। पता है आपको मेरे चैनल पे ये पहला पॉडकास्ट है जो सेल्स से रिलेटेड है। ओह गुड गुड। मतलब इससे पहले मैंने कभी एक पॉडकास्ट शूट नहीं किया सेल्स से रिलेटेड। होपफुली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा। तो आप अपनी पहले जर्नी के बारे में बताओ जिससे लोग रिलेट कर पाए कि भाई आपने कैसे स्टार्ट किया अपना करियर एंड अभी कहाँ पे हो। एब्सोल्युटली। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, आप तो नर्वस नहीं हो? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। आप बताओ, आप तो नहीं हो? नहीं नहीं, मेरे लिए तो एक्चुअली पहला पॉडकास्ट है। हाँ। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एट बैक सीट इंजीनियर पॉडकास्ट चैनल। सो मेरे भी लिए फर्स्ट टाइम है। सो अगर सेल्स वाला वो ही क्या जो नर्वस हो। सही बात है। तो डेफिनेटली जहाँ तक कि यानी सेल्स की जो जर्नी है, इट वाज नॉट समथिंग की जो प्लान्ड थी। हाँ। जस्ट इत्तेफाकन सिचुएशन थी, हो गई, और बहुत रंगीन थी। हाँ। रंगीन है अभी भी, हाँ। और आगे भी रहेंगी। हाँ। सो ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स से मैं सेल्स में हूँ, प्योरली इनटू B2B सेल्स, जो कि एंटरप्राइज टेक एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन सेल्स। और यानी सेल्स के जो वेरियस फैसेट्स रहते हैं जैसे B2B और B2C, राइट। तो B2C अर्ली डेज ऑफ करियर में किया था, जहाँ पे राइट फ्रॉम सेलिंग डीमैट अकाउंट्स टू सेलिंग बिस्लरी वाटर बॉटल्स, देन कॉइन बॉक्स, एंड आपका जो ये डोकोमो का 500 रुपीज का वो आता था, तो वहां से स्टार्ट किया। एंड देन व्हेन आई
came way back in 2006 हाँ in Bangalore was fortunate enough to get a exposure in terms of selling the software. हाँ So वो टाइम पे और आज जिस हिसाब से हम लोग सॉफ्टवेयर बेचते हैं, the things are entirely different. But yes, every day you keep learning, keep growing. वो मंत्रा है. यार एक चीज बताओ मेरे को, तो आपने जब कॉलेज किया था, ग्रेजुएशन बीटेक किया था और कुछ और दूसरा बीटेक कुछ? मैं भी आपके जैसे बैक सीटेड इंजीनियर ही था, हाँ यानी जो आपका चैनल का नाम है. पीछे सो मैं बैठकर- पीछे पीछे बैठते थे और एक्चुअली देखा जाए तो यानी जो बैक सीटेड लोग रहते हैं ऐसा मानना है कि वो अच्छे सेलर रहते. सो हाँ। मैं अपने आप को अच्छा सेलर मानता हूँ. सो हाँ, इंजीनियरिंग के बाद में देन ग्रेजुअली और स्लोली आई गॉट इनटू सेल्स. तो उसके बाद आपने कोई वो नहीं किया, डुअल डिग्री नहीं की? डुअल डिग्री किया, यानी जब यानी बैंगलोर आया था हाँ 2007 में. सो PGDBM कोर्स किया था इवनिंग कॉलेज. सो दैट एक्चुअली रियली हेल्प्स मी कि ना डे इन एंड डे आउट आप कस्टमर्स या प्रोस्पेक्ट्स या सस्पेक्ट्स से मिलते रहते हो और फिर शाम को 6 से 9 जो है मैनेजमेंट में जो बुक्स में और जो एक्चुअल रियल लाइफ में, सो दोनों चीज़ों को आप इजीली कोरिलेट कर पाते हो. सो दैट हेल्प्ड मी इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिंग विद इन माई करियर. सो हाँ, बीटेक के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया था विच वाज अ पार्ट टाइम. ओके, जब आपने कॉलेज से स्टार्ट किया तो कैसा था? मतलब लोग बोलते हैं सेल्स की जॉब बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, सेल्स की जॉब में जाना ही नहीं है, आपके लिए क्या था? मतलब मैं मजा आया? एब्सोल्युटली नहीं तो है ना कोई अगर आज आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट को पूछो कि आपको सेल्स में जाना है, हाँ, तो सेल्स को लेके एक फियर रहता है. बट सेल्स जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, यानी डिसिप्लिन सिखाता है हम्म, सबसे पहले. दूसरा हार्ड वर्किंग, यानी किस प्रकार से आपको चीज़ों को समझने की एक अलग दृष्टिकोण से वो सारी चीज़ें सिखाता है सेल्स आपको. एज अ विद इन अ टीम कैसे मैनेज करना, कि किसकी स्ट्रेंथ आपको कब यूटिलाइज करनी है ड्यूरिंग योर कस्टमर एंगेजमेंट, वो सिखाता है. आपको रिजेक्शन सिखाता है. रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है. कई लोग जो है रिजेक्शन से यानी डिटैच नहीं कर पाते अपने आप को. सो रिजेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज डे इन एंड डे आउट अगर आप सेलर हो, रिजेक्शन यू विल गोइंग टू गेट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड टू कीप मूविंग. सो जब कॉलेज के टाइम पे अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई को पूछोगे सेल्स, दैट्स द रीजन आई एम मेंशन्ड कि ये यानी चाह के नहीं आया मैं सेल्स में, सिचुएशन थी इसलिए आ गया. सो मैं था एक कंपनी में है ना एज अ सपोर्ट इंजीनियर के तौर पे मैं काम करता था, हाँ, जहाँ पे मेरी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स है उनमें जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना. अब मैं था केमिकल इंजीनियर, हाँ, कंप्यूटर इतना मेरा हाथ नहीं था, नहीं था। तंग था थोड़ा, और वो भी Tier 2 कॉलेज से पास आउट. हाँ, सो डेफिनेटली एक जो चीज़ है जो अर्ली करियर में मुझे समझ में आई कि आई कैन हैव अ गुड कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद पीपल. सो वो एक ट्रेड था हाँ, जो कि यानी सपोर्ट के भी टाइम पे कि ठीक है मुझे ये अगर चीज़ नहीं आ रही तो आप पूछ लो कि हाँ मुझे नहीं आता, आप प्रिटेंड मत करो. सेल्स में भी अगर आपको वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आपको एट एवरी स्टेज आपको पूछना पड़ता है, राइट, टू सही टू बात, दोस हाँ। पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो कई बार जो है आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो ये एक्सेप्टेंस को लेके कि मुझे नहीं आता. सो सपोर्ट में वो चीज़ मुझे हेल्प करी कि जहाँ पे मैं बोलता था कि नहीं मुझे नहीं आता, आप बताओ, आप सिखाओ. सो आज जो भी जर्नी है वो लोगों से सीख के यहाँ तक के बढ़ा हूँ मैं. सो जब धीरे धीरे वो सीखा, सो जिस हिसाब से यानी कंपनी का प्रोडक्ट रोड मैप रहता, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो 2006-7 में जिस हिसाब से ऑनलाइन बुकिंग का ट्रेंड आया था, मेक माई ट्रिप, यंत्रा.com, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एक अपने टर्मोइल से जा रही थी. जब लेमन ब्रदर्स क्रैशेस हुआ, लोग ये बोल रहे थे कि नहीं Y2K है, यानी जॉब्स है ना स्लैशेस होंगे, राइट. तो वो एक टर्बुलेंस वाला फेज था एंड कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी. तो मैं इन वन ऑफ द होटल आई वाज देयर डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन. सो
क्यूरियोसिटी जो है हर सेल्स वाले में होना, क्यूरियोसिटी इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू थिंग्स, इन टर्म्स ऑफ हैविंग दोस कॉन्वर्जेशंस विद कस्टमर. सो मैं जस्ट इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे उस पर्टिकुलर होटल के जीएम को बोला कि सर ये एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि जनरली आप रेदर देन ये थर्ड पार्टी जो एग्रीगेटर्स है, वो टाइम पे तो वो लोग भी नए थे, तो मार्केट में उनका भी उतना एक्सेप्टेंस नहीं था. तो आप आपकी खुद की वेबसाइट पे के थ्रू आप बुकिंग ले सकते हो, तो आप मिडल मैन जो है ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो दैट इज समथिंग दैट द जीएम लाइक्ड इट. और प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी थी तो उनके भी अपने मार्केटिंग के स्पेंड्स के कस्टमर एक्विजिशंस के अपने बजट रहते थे. सो देन ही आस्क्ड मी कि इसका क्या रेट है. अब मैं तो सपोर्ट सेल्स जो है, मैं सेल्स वाला तो था नहीं वो टाइम पे. सो मैंने बोला सर मैं आपको यानी थोड़ी देर में पूछ के बताता हूँ कि क्या रेट है. तो देन आई रीच्ड आउट टू माय मैनेजर. उन्होंने बोला अरे ये अपना काम नहीं है. अब हालांकि देखा जाए तो ठीक है, अगर आप देखोगे वेरियस जो फंक्शंस है सेल्स क्या है ना, आपको एक ओनरशिप और एक अथॉरिटी भी लेना चाहिए when you are part of larger ecosystem or the company. So मैंने बोला सर ठीक है, आप ना जो अपना सेल्स वाला है उससे पूछ के बताओ कि कितने का है. तो वो पर्टिकुलर सेल्स वाले से उन्होंने कनेक्ट किए, बोले कि नहीं ये तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ, अभी प्राइस भी ये नहीं है. हाँ सर अगर आप बोलते होंगे, आप जो भी रेट बोलोगे आई विल कन्वे टू हिम बिकॉज ही इज कीन और इंटरेस्टेड. सो उन्होंने बोले कि ठीक है XYZ अमाउंट बताया उन्होंने. मैंने उसके ऊपर 20% और एक्स्ट्रा बफर अपने तरफ से डाल के उनको वो मैसेज बताया कि सर ये इतना है. देन ही नेगोशिएटेड विथ मी और बोला कि इतने में करके दे दो. सो मैंने बोला सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं कि कितने में होगा और क्या रेट रहेगा, लेकिन ठीक है ऑन योर बिहाफ आई विल कन्वे दिस मैसेज टू माय मैनेजमेंट. और फिर यानी विद इन 3 to 4 days उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदा और अच्छे रेट में खरीदा. सो तब मुझे यानी समझ में आया कि अच्छा ये जो है यानी इट कैन बी ए इजी थिंग टू डू. सो देन आई रीच्ड आउट टू द कंट्री लीडर एट दैट पॉइंट इन टाइम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन कि सर मुझे सेल्स में आना है. कि क्योंकि सेल्स अगेन जो सुनते और हम सबको ही पता है कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला जॉब है. सो दैट्स वेयर दे gave me some incentive because that is the first product which non-sales individual have sold who came from support background, and they also encouraged me कि ठीक है चलो हम आपको सेल्स में ये रखते हैं. So that's how it started. नाइस नाइस. अरे तो पहले जो माइंडसेट था सेल्स को लेके और अभी जो माइंडसेट आपका वो चेंज हुआ है, कैसे क्या हुआ? बहुत 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 चेंजेस. पहले कैसा रहता था ना कि अगर एक छोटा सा कस्टमर मीटिंग मिल जाए या सामने वाला आपसे बात करे तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि अरे कस्टमर बात कर रहा, वाह अब तो ये सेल होगा ही. बट अब ऐसा है कि कस्टमर काफी स्मार्ट है. टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से शिफ्ट हुई है पिछले 15-16 साल में, दैट इज मैसिव. कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट में, irrespective of whatever the segment, vertical or region or geography that you are managing or owning up, right? So you have to now focus in terms of कि आप सामने वाले को क्या वैल्यू दे रहे हो. वैल्यू के अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगले 5 से 7 साल तक के ग्रोथ या नए एवेन्यूज में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा. बिकॉज सेम अगर आप पहले क्या था कि फीचर फंक्शनैलिटी पे होता था कि अगर कोई बोल रहा है मेरे पास में 20 फीचर है तो अगला बोलता था मेरे पास में 25 है. अब वो 20 और 25 में कस्टमर यूज करता है 8 या 10 ही. सही बात है, राइट. बट जिस हिसाब से अब टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, जनरेशन सेकेंड जनरेशन है ना, कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज कस्टमर सेगमेंट में ओनरशिप ली है, who drive those particular decision in terms of how they want to adopt the technology. So sales cycle are always long when it comes to B2B sales. These are not, because these are something which are high ticket item and the outcome is something which are very relevant. So it depends on those attributes. Okay. एक चीज बताओ,
मतलब जो कितने टाइप की सेल्स होती हैं और आप जो सेल्स करते हो वो किस टाइप की होती है? मैंने ना बहुत लोगों से सुना है, वो ऐसे जैसे होता है ना जो नो ब्रोकर होते हैं या फिर ऐसे सोसाइटियों में लगे रहते हैं, है ना? तो उनको सेल करते हैं। और अभी जैसे हम कंपनी में जाते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में, वहाँ पे तो उनके प्रोडक्ट अलग ही होते हैं। राइट। तो किस टाइप की सेल्स होती है? सो सेल्स जो है प्रिडोमिनेटली दो ही टाइप की होती है। एक है कि आप डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हो। हाँ। सो उसके अंदर अगर आप देखोगे कि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई, आपका टेलीकॉम के कनेक्शंस आ गए, आपका कोई भी एफएमसीजी से रिलेटेड जो कि एंड कस्टमर को, तो बी टू बी। हुँ, सेकेंड टाइप है बी टू सी। हुँ, सो बी टू बी जो है वो इंस्टीट्यूशनल सेल है, जहाँ पे आप एक्चुअली कंपनी को बेच रहे हो। हुँ, बी टू सी जो है आप एंड कस्टमर को बेच रहे हो। अभी जिस हिसाब से न्यू एवेन्यूज ऑफ चैनल्स, जैसे डी टू सी आ गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जहाँ पे ब्रांड डायरेक्टली कंज्यूमर को टैप कर रहे विदाउट हैविंग एनी मिडल मैन, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट। सो मैं जिस सेल्स में, ये प्योरली इंस्टीट्यूशनल सेल है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी सेल है टू लार्ज कॉर्पोरेट बिजनेस हाउसेस और एंटरप्राइज और companies which are in any vertical, right from your manufacturing, retail, BFSI, हुँ। real estate, and so and so forth. एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ऐप बेचते हैं, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं जैसे मैकेनिकल कंपनीज़ में होते हैं, है ना? हम्म, तो वो कोई प्रोडक्ट ऐसा उनके व्हीकल है कोई भी, वो बेच रहे हैं। हम्म। और वहाँ से निकल के सॉफ्टवेयर लाइन में जब जाएगा बंदा, तो ट्रांज़िशन ईज़ी रहता है या टफ रहता है? नहीं, देखिए, अगर वहां से निकल गए, अब देखिए, एट द एंड ऑफ द डे द की थिंग इज हाउ यू मैनेज पीपल, हाउ यू डील विथ पीपल, राइट। वहां पे आपको इंडिविजुअल से डील करना पड़ता है, यहाँ पे आपको एक, यानी एक कंपनी से एंगेज करना पड़ता है। अब कंपनी में भी पीपल है, वहाँ के अपने खुद के न्यूआंसेस। सो ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि ठीक है, अब अगर वहाँ से निकल के जाने का है तो देर आर 5 to 6 थिंग्स दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड। वन इज कि आप क्या सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सॉफ्टवेयर सेल में अगर आपको ईआरपी बेचना है, हाँ। अब ईआरपी अगर बेचना है, ठीक है, तो ईआरपी अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के तौर पे हर मेजर सर्विस प्रोवाइडर ऑफर करता है। अब अगर आप देखोगे, कोई अगर रियल एस्टेट कंपनी है, उसके लिए ईआरपी का अडॉप्शन और उसके लिए ईआरपी की डेफिनेशन डिफरेंट है कंपेयर टू अगर आप कोई रिटेल या फार्मास्यूटिकल कंपनी देखोगे, राइट। तो हर एक का यूज केस डिफरेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो, उसका आपका अंडरस्टैंडिंग कितना, आपका मैच्योरिटी कितना है। सेकेंड थिंग जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि कितना बड़ा यूनिवर्स या टैल है, राइट, कि यानी कितना बड़ा मार्केट है, कि हाँ, अगर बेस्ड ऑन दैट यू कैन कम डाउन टू थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके कंपटीशन का मार्केट शेयर कितना है। बिकॉज अगर वो पर्टिकुलर मार्केट में आप अपने आप को सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चौथा जो है कि आप किस प्रकार से अपना इकोसिस्टम, बिकॉज क्या है ना, कि ठीक है, प्रोडक्ट तो हर कोई बना लेता, सही बात है। लेकिन दो एस्पेक्ट के ऊपर, एक है आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में फिर आपके पार्टनर आ गए, आपके रिसोर्सेज आ गए, आपके जो लोग उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एंटायर थिंग, आपके कस्टमर्स आ गए, कि कितना लार्ज इकोसिस्टम है जिसको आप एड्रेस कर रहे हो। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप क्विकली कितना जल्दी उसको कैप्चर कर रहे हो। सो इजी है, यानी आपको अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री से अगर इस पर्टिकुलर सेल्स में अगर शिफ्ट होना, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सेल्स में शिफ्ट होना, इट्स इजी। बट तीन चीजें आपको ध्यान में रखने की है, कि डिसिप्लिन, हंगर, और हाउ यू मैनेज द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। बिकॉज यहाँ पे स्टेक होल्डर्स काफी रहते हैं, कस्टमर की भी साइड से और आपके इंटरनल भी एज वेल। उनका मेन यूज़ क्या रहता है? मेन यूज इन व्हाट कॉन्टेक्ट? मतलब वो लोग एक्चुअली उनका क्या रहता है? मतलब होता है ना कि उनका क्या काम रहता है स्टेक होल्डर्स का? नहीं, स्टेक होल्डर का मतलब अगर देखिए, अब फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी ने एक आरएफपी निकाली कि हाँ ठीक है, मुझे ये पर्टिकुलर, तो अब वो आरएफपी जो है, यानी कोई अगर स्पेसिफिक नीड को लेके है, हाँ, तो आपको है ना
HR के भी लोग लगेंगे, आपको IT के भी लोग लगेंगे, आपको ऑपरेशंस के भी और फाइनेंस के भी, और ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ द कंपनी, जो कि अल्टीमेटली साइन करेगा। तो ये तो कस्टमर के साइड के स्टेक होल्डर्स हो गए। आपके जब इंटरनली अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी अगर परस्यू करते हो, तो सेल्स साइकिल टिपिकली, इफ इट्स अ लार्ज कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो सेल्स साइकिल टिपिकली 8 to 10 months रहती है। साइजेबल डील आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड ऑलमोस्ट 400-500 के USD काइंड ऑफ थिंग। सो 8 से 10 महीने सेल्स साइकिल रहती है। अब उसके अंदर अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर तो कस्टमर के साइड के हो गए। इंटरनल स्टेक होल्डर में अगर आप देखोगे तो आपका प्रीसेल्स, आपका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम, आपका वैल्यू इंजीनियरिंग टीम, आपका पार्टनर और अलायंस टीम, क्योंकि दे आर द वन हु विल बी इंश्योरिंग कि इम्प्लीमेंटेशन partner is thorough enough, has a capability, credentials, have good enough amount of references. He can narrate a story well. He can build that particular confidence when you are having those closed room discussions or conference room discussions with the suspects or prospect. So वो आपका इंटरनल स्टेक होल्डर हो गया। तो प्रिडोमिनेटली एक्सटर्नल एंड इंटरनल, जहाँ पे इंटरनली आपका खुद का प्रीसेल्स प्लस पार्टनर, और एक्सटर्नली में कस्टमर के साइड में जो कि एक्चुअली ये सारी चीज को ओन करके ड्राइव करने वाले हैं। सो दोज आर द स्टेक होल्डर्स दैट यू नीड टू मैप। सो इसमें ना टिपिकली हम लोग यानी ये बोलते कि भाई वेदर ऑन द कस्टमर साइड ही इज योर फ्रेंड, ये पर्टिकुलर बंदा है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है डील को, देन ये बंदा है जो कि गेट कीपर है। तो आप कितनी क्विकली वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू यू कैन जस्ट नोट इट डाउन टू एंश्योर कि हाउ टू नेविगेट इन दैट पर्टिकुलर डील, एंड देन एंश्योर कि भाई आपके तरफ से कौन से बंदे को किस टाइम पे, है ना, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया या कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन हो गया, राइट, या स्पेसिफिक। तो लीगल भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहता है जब आप फाइनल स्टेज नेगोशिएशन में रहते हो। सो देयर आर एट ब्रॉड लेवल 3 थिंग्स कि भाई स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या डिलीवर करेंगे विद इन व्हाट पर्टिकुलर टाइम, तो उसका स्टेक होल्डर है आपका पार्टनर। यहाँ तक के प्राइसिंग और टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें सेल्स और लीगल है जॉइंट स्टेक होल्डर, टू एंश्योर कि वट एवर हैज बीन कमिटेड हैज बीन डिलीवर्ड, देयर शुड नॉट बी एनी साइड एग्रीमेंट। एंड थर्ड जो स्टेक होल्डर है वो आपका एक्सटेंडेड टीम है, जो कि यानी क्या वैल्यू कस्टमर को मिलेंगी और पोस्ट सेल्स के बाद में टू एंश्योर कि थिंग्स आर एज पर व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन। सेल्स का सबसे टफ पार्ट क्या है, और जैसे टारगेट होता है उसका प्रेशर कितना रहता है? टारगेट का एक्चुअली प्रेशर नहीं रहता, टारगेट का स्ट्रेस रहता। ठीक है, प्रेशर तो प्रेशर कुकर में रहता है। ठीक है, तो टारगेट का हरदम स्ट्रेस रहता, बट ठीक है ना, दैट इज समथिंग। यानी आप देखिए, अगर टारगेट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर सेल्स वाला हर क्वार्टर नंबर फोड़े, नहीं, है ना, अप्स एंड डाउन्स आते, राइट, देयर इज नेवर कि हॉकी स्टिक काइंड ऑफ थिंग। तो हर सेल्स वाले के लाइफ में वो पीरियड आता, और टारगेट जो है वो तो मंथली रहते। जब हमने सेल्स स्टार्ट किए थे तो साल का टारगेट रहता था, ठीक है, 10 महीने निकल गए, 2 महीने अभी बचे। बट जिस हिसाब से अभी सेल्स शिफ्ट हुआ है, अब यानी कई कंपनीज में वीकली टारगेट है। इट अगेन डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट प्रोडक्ट और व्हाट कैटेगरी और व्हाट सेगमेंट यू आर एड्रेसिंग। कुछ कंपनीज में मंथली है, कुछ कंपनीज में क्वार्टरली है। सो टारगेट का जो रनवे वो तो शॉर्टर हुआ ही है, खासकर एंटरप्राइज सेल्स में, बिकॉज एवरीवन वांट टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर मार्केट शेयर। टारगेट का अगर आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सो बेस्ट है कि आप किस प्रकार से अपना पूरा अप्रोच डिफाइन करते हो, कितने जल्दी आप क्वालिटी प्रोस्पेक्टिंग करके वो पर्टिकुलर ना इसको डील को डिसक्वालीफाई करते हो। डिसक्वालीफाई, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई, बिकॉज आप जितनी जल्दी ये समझोगे कि सामने वाले की प्रायोरिटी में है कि नहीं है, whether I should spend my more time on this, because you should always be on hunting. करेक्ट। तो विद इन यानी सेल्स में भी यानी कुछ लोग जो है
सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग रोल में रहते हैं, कुछ लोग हंटिंग रोल में रहते हैं। सो फार्मिंग में क्या है कि आपके पास में सर्टन सेट ऑफ अकाउंट्स है, अब देन यू हैव टू रिलाई ऑन दोस 10-15 अकाउंट्स जो कि आपके माए बाप है। अब सेकंड जो है नेट न्यू एक्विजिशन वाला सेल, जिसको कमर्शियल पैच बोलते हैं इन जनरल टर्मिनोलॉजी, उस पर्टिकुलर इसमें क्या है कि आपके पास में रीजन बड़ा रहता, और जैसे पहले बोलते थे स्प्रे एंड प्रे, सो अब वो चीज भी वर्कआउट नहीं करती। बट यस, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है, जिस हिसाब से चैट जीपीटी, जिस हिसाब से जो न्यू एज टूल्स है जो कि आपको बेटर प्रोस्पेक्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, सो जो रीच का जो टाइम है वो काफी शॉर्ट हुआ है। अब ठीक है, आप पहुंच गए हो, पहुंचने के बाद में आप जब कॉन्वर्सेशन कर रहे हो आपको वो फील आ रही है, या आप वो ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे या तो डील है या नहीं है। तो जो टेन्योर सेल्स वाला रहता है ना 13-14 साल से, सो ही कैन मेक इट आउट कि ठीक है ना, यहाँ पे मुझे मेरी एनर्जी या ये मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, एंड देन यू असाइन दोस, you start delegating those particular things either to partner or to your internal business development team who keep on nurturing, and you focus on those high value or high closure kind of accounts, ताकि स्ट्रेस जो रहे वो कम रहे, प्रेशर बिल्कुल भी ना रहे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जिस आप कोई कंपनी ज्वाइन की है और जिस प्रोडक्ट आपको लगा कि भाई बेचना ही है, बट आपको लगा यार ये प्रोडक्ट में वैल्यू हुई नहीं है, कुछ दम ही नहीं है, तो हम क्यों बेचें इसको? कभी बोला कि भाई ये प्रोडक्ट क्या बना दिया तुमने? नहीं, ऐसा देखिए अर्ली डेज में मैंने, अब प्रोडक्ट बना, तो अब मैं कोई भी यानी कंपनी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने देखा कि ये कंपनी कितने साल पुरानी है, फॉर एग्जांपल 10 साल पुरानी है, 10 साल में उसने अगर 2000 कस्टमर्स एक्वायर किए, तो प्रोडक्ट तो वेल टेस्टेड है, राइट? तो प्रोडक्ट पे तो आपको काम करना नहीं है, क्योंकि आप ना तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आते हो, ना डेवलपमेंट के बैकग्राउंड से आते हो। सो आपको जो फिक्स करना है, जिसके ऊपर फोकस करना है, वो है स्टोरी, कि ये स्टोरी मैं लेके जाऊंगा मार्केट में। जब 10 साल पुराना कंपनी 2000 कस्टमर्स को बेच चुका है, तो आपको एक साल में कितने देखना है? 20-25 कस्टमर लेके आने का अपना टारगेट पूरा करने के लिए, एवरेज जो भी टिकट साइज रहेंगी। सो आपको अपनी स्टोरी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने कन्विक्शन के साथ में वो चीज लेके जाने का मार्केट में। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं प्रोडक्ट में दम नहीं है, ठीक है, लेकिन जितना वो प्रोडक्ट काम कर सक रहा, राइट, उतना अगर कोई के लिए रिलेवेंट है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट गाय जिसके लिए ये मेक सेंस करेगा। सो प्रोडक्ट में अगर आप ये निकालोगे गैप्स, सो हाँ, फीडबैक लो कस्टमर से, वो फीडबैक आप दो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम को दो कि ना ये एनहांसमेंट कर सकते, या ये चीज चल रही है, कंपटीशन ये कर रहा, सो दैट ऑलवेज हेल्प्स। बट आप राइटली ये नहीं सोच सकते कि नहीं प्रोडक्ट में दम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यानी कुछ लोगों ने खरीदे, राइट, और ना एक ग्रोथ वो कंपनी भी देख रही है, राइट, इसीलिए उन्होंने आपको हायर किया ताकि आप वो बिल्ड करो, राइट। सो हाउ वेल यू कैन कंट्रीब्यूट, तो वो ओनरशिप भी एक सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया था कि जो जैसे आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है किसी को, तो उन लोगों से कनेक्शन कैसे होता है, वहां से रीच आउट कैसे करते हो उन लोगों को? सो देखिए, रीच आउट के क्या है, 2-3 यानी जनरल यानी जो चीजें मेरे लिए यूजफुल रही, एक है कि जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे जाके मिलो आप, ठीक है। आपको एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको कोई सेल्स नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है उनसे, माइट बी वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो भी आप रीजन मैनेज कर रहे हो, दे माइट हैव देयर ओन चैलेंजेस और प्रॉब्लम यूजिंग योर सॉल्यूशन, बट आप जब वो मिलते हो, आप यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको नहीं प्रोडक्ट का भी कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कैसे बिल्ड करना है। सो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से मिलते हो, तो आप डायरेक्टली यूजर से फीडबैक ले रहे हो। अब जब वो पर्टिकुलर कस्टमर आपका प्रोडक्ट इतने सालों से यूज कर रहा है, सो ही विल बी द वन वेयर यू विल आल्सो आइडेंटिफाई वेदर ही इज माय
ambassador, brand ambassador in the market? If yes, when you actually get into those prospect or suspect, जो कि आपका अभी customer है नहीं, right? You can be in much more confidence कि sir, XYZ in ABC कंपनी मेरा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, जो कि उसी की डेजिग्नेशन का बंदा है। सर आप एक बार उनसे बात कर लो, ही विल टेल यू कि क्या है उसमें, क्या है क्या ना, आप नए हो, आपको प्रोडक्ट का भी उतना नॉलेज नहीं है। एग्जिस्टिंग कस्टमर कैन बी अ गुड ओपनिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग द जर्नी, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, जिस हिसाब से आज इंफॉर्मेशन विद इन अ क्लिक अवेलेबल है, so be it LinkedIn, Sales Navigator, Zoom Info, right, Twitter, X, right, people are there who are pretty much active. Based on their interest, you can create those particular hook, you can have those initial conversation, or through any channel, email, WhatsApp, or just pick up a phone. So it depends how you want to approach. So information तो available है, पर थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आजकल लोगों का जो अटेंशन स्पैन बहुत कम है। सो आप कितना क्विकली वो, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिवेटर पिच, हालांकि एलिवेटर पिच में माल नहीं बिकता है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, लेकिन हाँ एलिवेटर पिच में क्या है ना कि इट हेल्प्स यू कि एक छोटा सा माइंड शेयर क्लिक, या तो आपके वो पर्टिकुलर 2 मिनट 3 मिनट के कॉन्वर्जेशन में सामने वाला आपको या तो कोई और बंदे के पास में नेविगेट कर देगा। सो इट हेल्प्स यू रेफरेंस के थ्रू, क्या ना, मुझे तो भाई गौरव ने आपका रेफरेंस दिया, हालांकि गौरव मुझे जानता नहीं जानता वो अलग बात है, पर मुझे तो गौरव ने रेफरेंस दिया और आपका नंबर उन्हीं से मिला। सो गौरव जी बोल रहे थे कि आपसे बात करूं, तो आप बताओ आप कब अवेलेबल हो। सो इट हेल्प्स। अगर एक आप टॉप डाउन अप्रोच से अगर जाते हो तो क्योंकि दिस आर प्रीटी लॉन्ग सेल साइकिल। थर्ड इज कि डेफिनेटली तीसरा जो चैनल है जिसके थ्रू, दोज आर योर पार्टनर्स और योर BD team or your own marketing team, which helps in terms of building that momentum in the market. So in nutshell, आपके existing customer जो कि आपके brand ambassador हो सकते हैं। दूसरा जो है, जो new age tools है, LinkedIn, Sales Navigator, Zoom Info, जो कि आपकी खुद का discipline है कि you have to reach out religiously to identify those particular, because हमें ये सिखाया जाता है कि आप अपने टेरिटरी के CEO है, तो ठीक है कस्टमर आपको कभी, यानी ऐसा नहीं, ठीक है आप मिल लिए बात कर लिए, लेकिन ओनरशिप तो आपकी है ना। तो यू हैव टू मेक दोस पर्टिकुलर कॉल्स, एक्सेप्ट दोस रिजेक्शन, बी मोटिवेटेड एंड कीप मूविंग। और थर्ड जो है आपका पार्टनर इकोसिस्टम है, विच हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द थिंग्स प्रोग्रेस। ओके, आपने सेल्स नेविगेटर का बात की थी, हेल्पफुल है बहुत सर? हेल्पफुल है, एब्सोल्युटली हेल्पफुल है। इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग द यूनिवर्स, कि हाँ ये पर्टिकुलर यूनिवर्स है जिसके पीछे मैं जाऊंगा, इन टर्म्स ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स है ना, इन टर्म्स ऑफ फिल्टर्स की कौन सी इंडस्ट्री है, क्या रेवेन्यू है, क्या पीपल काउंट है, राइट, क्या ट्रेंड्स है, क्या क्या रिसेंट मूवमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, राइट, बिकॉज दोज आर, क्या न्यूज है, न्यूज में है कि नहीं है कंपनी, राइट, कौन से, फॉर गुड रीजन और बैड रीजन। कई बार ऐसा रहता है कि आप डील चला रहे हो और रेड पड़ गई कंपनी में, तो फिर आपकी तो डील स्टक। सही बात है, हाँ। और वो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स है कि जहाँ पे आप पुश भी नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई वैल्यू भी काम में नहीं आती। तो ऐसे भी काफी, यानी पास्ट में चीजें हुई भी है मेरे साथ में ड्यूरिंग दोस पर्टिकुलर सेल साइकिल, जहाँ पे कंपनी में रेड पड़ गई या कंपनी मर्ज हो गई कोई और दूसरी कंपनी के साथ में, मैनेजमेंट चेंज हो गया ओवरनाइट। सो वो दोज आर द थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। सो उस पर्टिकुलर चीज से भी आप कैसे डिटैच कर पाते हो अपने आप को। सो दैट इज अगेन यू लर्न व्हेन यू आर। हमने तो डिटैच कर लिया अपने आप को, बट एक चीज हो, जैसे अब डील कंप्लीट हुई नहीं है ना, डील वॉन हुई नहीं, कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, हमने यार नहीं, कंपनी को जो कंपनी को जो देखिए है ना, इट डजंट मैटर ना, हरदम हर सेल्स वाले के पास में प्लान बी और सी और डी भी रहता है कि ठीक है चलो ये पर्टिकुलर डील नहीं आई, ठीक है इट्स फाइन, और वो ये डील
अब ये जो ऐसे जो उसके कंट्रोल में तो है नहीं ये सिचुएशंस रेड की या बाकी की, बट जो सिचुएशन उसके कंट्रोल में है, राइट, दैट इज समथिंग विथ कंप्लीट एब्सोल्यूट क्लैरिटी ही शुड प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट कि हाँ यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है वो जो कई बार क्या है ना अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस या दोस काइंड ऑफ uncomfortable objections you should thoroughly ensure कि हाँ अगर ये सिचुएशन हुई तो what should I do। अगर आपके पास में आंसर नहीं है then there is always a extended team जो आपकी आपको सपोर्ट करती है। एक जो किस्सा है यानी 2020 की बात है, बिफोर लॉकडाउन एक मल्टी कंट्री का ERP का रोल आउट का डील मैं रन कर रहा था। देयर वेर गुड अमाउंट ऑफ कंपटीशन, यानी लार्जेस्ट जर्मन बेस्ड कंपनी जो कि ERP में वर्ल्ड नंबर 1 है, देन आई वाज कंटेस्टिंग अगेंस्ट देम। और चीज ये थी कि 10 कंट्रीज का रोल आउट था और जो सॉल्यूशन मैं प्रेजेंट कर रहा था, राइट, उसमें 4 कंट्रीज का लोकलाइजेशन ही नहीं था, वो पार्टनर के थ्रू लोकलाइजेशन था। एंड ये पर्टिकुलर जो कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो कि नंबर 1 ERP कंपनी है, दे हैव प्रीटी गुड प्रेजेंस एंड ऑल दोस थिंग्स एंड नो डाउट अबाउट इट। इनफैक्ट मैं वो कंपनी में भी काम करे हूँ पास्ट में, सो आई नो अबाउट द कंपनी प्रीटी वेल। एंड यानी 26 फरवरी 2020 मैं along with my manager we landed in Delhi। so मुझे ये लगा था कि मेरा मैनेजर शायद ये मीटिंग के लिए दिल्ली मेरे साथ में आया, पर मेरे मैनेजर ने बोला कि नहीं मेरा दूसरा मीटिंग है और मुझे नहीं लगता कि वो डील आएगा जो मैं परस्यू कर रहा था, और वो मेरा कमिट डील था। अब आप देखोगे कि ना जिस हिसाब से ना रेप भी फोरकास्ट करता है मैनेजर को मैनेजर, फिर VP को VP, फिर जो है उसके ऊपर, तो इट्स अ रोलिंग फोरकास्ट, राइट। सो हर रैप का एक अपना गट और अपना कन्विक्शन रहता है, मैनेजर का अपना गट, क्योंकि उसके भी नंबर्स रहते हैं। सो आप ठीक है, आप या तो अपने गट या इमोशन से आप कमिट कर रहे हो, लेकिन उसको जो चीज उसके लेवल पे दिखती है वो एंटायरली डिफरेंट दिखती है, राइट। सो है ना, और हाँ मुझे अच्छा लगता है कोई चैलेंज करे तो आई टेक चैलेंज इन अ पॉजिटिव वे। सो जैसे है ना हम दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मेरे मैनेजर ने बोला कि नहीं वो डील तो आएगा नहीं, तो और वो क्वार्टर एंड था हमारे लिए, तो अब वो टाइम पे कोरोना आ गया, ये वो ठीक है, कॉफ वॉफ है। आई स्टिल रिमेम्बर 26 फरवरी 2020। सो मैं यानी थोड़ा यानी मम्मी को ऐसा फील हुआ कि यार ठीक है चलो अपनी तो मीटिंग है, अपन चलते मीटिंग में। मीटिंग में गया अकेला ही, और यानी मीटिंग एक्चुअली स्टार्ट हुआ रात को 9 बजे। हम लोग 4 बजे दिल्ली पहुंचे, मैं उनके ऑफिस पहुंचा, वो लोग थोड़े काम में थे, उनके यानी ग्लोबल डेलीगेट्स आए हुए थे, तो आई डोंट वांट टू ब्लेम। तो 9 बजे शाम को स्टार्ट हुआ। शाम को जब 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुआ, आई स्टिल रिमेम्बर कि यानी कस्टमर के साइड से देयर वर 7 पीपल इन द रूम, और 2 यानी लीगल वाले थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू वो कर रहे थे, 2 जो थे प्रोक्योरमेंट वाले थे, और 2 जो है फाइनेंस के थे, और CFO। दिस आर द 7 पीपल और मैं। द मोमेंट वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आए, मैं अकेले बैठा हुआ। सो उन्होंने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी जो लाए, ठीक है, अब मेरे जो प्रपोजल उनको टेबल थे उसके अंदर जो बाकी के जो 4 कंट्रीज था वो पार्टनर के भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट उन्होंने 300-400 पेजेस के 2 सेट लाए हुए, और रूम में मैं अकेला बैठे हुआ, और वो भी रात को 9 बजे। जैसे ही उन्होंने वो लाए, अब मैं दोपहर में, मेरे मैनेजर को तो कॉन्फिडेंस नहीं, अब मैं जब एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा हिले हुआ। मौला 4 दिन में क्वार्टर खत्म होने वाला है, फरवरी, तो मैंने सोचा अब क्या करना। अब रास्ते तक के यानी वो एक मंथन में चलता रहता है, क्योंकि हर एक के अंदर एक समुंदर। सही बात है, हाँ। तो अब वो टाइम पे यानी काफी चीजें ऐसे इंटेंस लगती है यानी सेल्स में,
सो ठीक है, वहां पे पहुंचे। अब वहां पे भी मैं अकेला। अब उन्होंने क्लियरली मार्कर से हर एक की जो टर्म्स कंडीशन उन्होंने दिए रखे, बोले नितेश ये चीजें सब करा के ला ले, हाँ ऑर्डर तेरा। अब मैं भी डे इन एंड डे आउट कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट करता हूँ, मुझे मालूम है क्या डुएबल है, हाँ क्या नॉन नेगोशिएबल है, हाँ राइट। और मैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं था कि जहाँ पे मैं पुल पुश करूँ, क्योंकि मेरे पास में भी 3 दिन का ही टाइम बचा था, 26 तो खत्म हो गई। हाँ सो मैंने बोला सर ना, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, आप एक और मार्क कर दो हाँ कौन सी चीज येस है और कौन सी चीज नो है। हाँ मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो येस जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अमेंड करके लेके आ जाऊंगा, हाँ लेकिन जो नो है, हाँ राइट, उसके लिए आपको इंटरनली आपकी भी तरफ से काम करना होगा। हाँ सो लेट्स बी क्लियर। अब उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि जब इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन और इतना डिटेल में पढ़ ली है, पढ़ लिया हाँ तो यानी ऑर्डर तो मेरा ही है। हाँ कि जब इतना 7 लोग बैठे हुए, अपन अकेले ही बैठे हुए हैं, तो मैंने बोला ऑर्डर तो अपना ही है, उसका कोई नहीं। और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है, ठीक है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे, है ना। नंबर्स जो है वी आर सॉर्टेड, राइट, देयर इज नो चेंज इन नंबर्स। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं नहीं, वो भी बात करनी है। तो आप सेल्स में क्या है ना कि नहीं, पहले आप एक तो नंबर फ्रीज कर लो, हाँ या पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन फ्रीज कर लो। दोनों पैरेलली अगर आप करोगे ना, तो आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोलेगा नहीं मेरे को एक बार प्रोडक्ट भी देखने का है, सो इट विल ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट द सेल्स साइकिल। सो आपको वो चीजें कैसे कंट्रोल में रखना है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बंदा सीखता है। मतलब सर नंबर्स के ऊपर अब कोई बात नहीं होगी, नंबर्स आर ऑलरेडी फ्रीज, 2 राउंड ऑफ डिस्कशन हैपन, सो नंबर्स आर अनटच्ड। टर्म्स एंड कंडीशन में जो जो आपने बोले कि ये पर्टिकुलर चीज चेंज, ये चीज चेंज नहीं होंगी और ये चीज चेंज होंगी, सो देयर शुड बी एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट। देयर शुड ऑलवेज बी ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे काम नहीं करता है। क्योंकि ग्रे अगर वो सामने वाला पकड़ लेगा कि ये डिप्लोमेटिक चल रहा है, उसको भी मालूम रहता है कि जब वो हार्ड आस्क पूछता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो नहीं बोलने में, ओके हाँ राइट। और नहीं बोलना सेल्स में एक अच्छा ट्रेट है, सही बात है ना। इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू ग्रो और बिकम मच मोर बेटर एज अ सेल्स। सो मैंने बोला सर ये ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है ना। हम लोग भी इंटरनली बाकी की जो चीजें सॉर्टेड हुई, बोले उनको रिवाइज करके भेज। तो डेफिनेटली अब रात के 10 साढ़े 10 बज गए थे, दूसरे दिन मैं है ना जिन जिन टीम्स को है ना वो सॉर्टेड करना था उनको वो करा। फिर यानी 27th एक दिन उन्होंने लिए, 28th आ गए, 28th आई थिंक वाज फ्राइडे, आई रिमेम्बर। और 29 तो जो था सैटरडे था, लीप ईयर था 2020। सो 28 को मैं जब उनके यहाँ पे पहुंचा, तो दिस वाज अ carve out or spun off company from one of the large conglomerates, and they were with some global contract with my existing company, and they have not categorically mentioned that they will going to divestiture this particular company and form a new entity. So that's how the company has put an audit there. And सब चीजें sorted है, CFO has to sign. He told कि नितेश यहाँ पे जो है मुझे ये डाइवेस्चर क्लॉज होना, क्योंकि हम लोग जो है वी वर्क एज अ कि भाई 3-4 ऐसी कंपनी हम एक्वायर करते हैं, उसमें से अगर ये थोड़ी प्रॉफिटेबल है इसको निकालते हैं, कोई और को बेच देते हैं, डाइवेस्टमेंट। अब मेरे को तब तक के डाइवेस्टमेंट क्लॉज क्या रहता तब तक को पता नहीं था। अब मुझे इतना पता था कि भाई मेरी कंपनी जो है वो कोई क्लॉज में चेंज करती नहीं, पत्थर की लगी रहे कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर वो सब नहीं होगा, मतलब तो वो उसकी सिचुएशन बता रहा। अब मेरी सिचुएशन अलग कि भाई कल तक के यानी वैसे देखा जाए तो आज ही फ्राइडे, तो आज ही बंद है, और ये फ्राइडे को शाम को 6 बजे बोल रहा कि ये भी एक ऐड करके देते, मैं साइन कर देता। बोला सर ये नहीं होगा सर। तो 2-3 दिन से जिस हिसाब से काम किया उसमें मेरा मैनेजर का तो तब तक के कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि ये आएंगे, उसने तो छोड़ ही दिया था वो डील। तो फिर मैं बोला कि सर ये सब नहीं होगा। तो CFO भी एकदम पिस्ड ऑफ हो गया, बोला ठीक है अगर नहीं होगा नहीं है तो रहने दो, हम कोई और को दे देंगे जो ये करके देगा।
अब आप यहाँ तक के पहुंचे हो, फाइनल यानी डॉटेड लाइन पे साइन, और वहां से डील अगर स्लिप हो रही बिकॉज ऑफ दिस, सो पेशेंस और परसिवरेंस इंपॉर्टेंट ट्रेट है सेल्स में। इवन सीएफओ वाज सेइंग कि मैं तेरे को ईमेल पे भेज देता कि तेरा ही ऑर्डर है, तो ये लाके दे दे। हाँ सर, मैं टाइम बाउंड सेल्स में बिलीव करता हूँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टरली वी हैव टू डिलीवर इट। उन्होंने वो भी अपने इस पे फर्म रहे, बिकॉज ही हैज अ वैलिड पॉइंट। सो मैंने बोला ठीक है सर, लेट मी गिव अ ट्राई। और सेल्स वाले ने कभी ट्राई नहीं छोड़ने को ना, होप कभी नहीं छोड़ने को ना, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन रहे कि ठीक है ना यार, हो जाएगा हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे केसेस है, तो ये पर्टिकुलर इसमें यानी अब पूरा कंपनी यानी रात के 7-8 बज गए, अब कौन सपोर्ट करेगा? ना तो मेरा लीगल वाला वो क्लॉज ऐड करने वाला, बट बीइंग अ ग्लोबल कंपनी यू जस्ट रेज द टिकट, put the things on. So there are teams which are 24/7 available if any amendments are required, because it's a global quarter head. So that's how large organization processes helps. Late in the night 11:30 someone picked up that particular request in EMEA, and that lady make those particular amendments, और मेरे पास में सुबह 9 बजे आया कॉन्ट्रैक्ट फाइनल। नाउ द कैच इज कि सैटरडे आ गया 29th, आप देख लेना 29th February 2020 सैटरडे मॉर्निंग देन आई मेरे पास में आ गया फाइनल डॉक्यूमेंट। मैं सीएफओ को कॉल किया, मैंने सर कहाँ पे हो आप? बोले अरे आज तो मैं मेरी फैमिली के साथ में मानेसर जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो अपन एक काम करो 2 तारीख को साइन करेंगे, 2 मार्च। मैंने बोला सर एक चीज बोलो सर, सॉरी टू से, बोला आप कहाँ पे भी हो, मैं आ रहा हूँ वहां पे, आप अपना लाइव लोकेशन भेजो, ठीक है, मैं वहां पे आ रहा। और बोले ठीक है, तो तू मानेसर आएगा क्या? मैं हाँ आ जाऊंगा मानेसर, क्या है मेरे को वैसे भी कोई काम नहीं है। मैं आ जाऊंगा मानेसर। तो उन्होंने बोले ठीक है, मैं ये हम लोग मिले कहाँ पे मालूम है क्या? महिपालपुर, गुड़गांव एयरपोर्ट के सामने। कहाँ पे? गुड़गांव सेक्टर, हाँ, महिपालपुर करके जगह है ना, वो हाईवे पे अपोजिट टू एयरपोर्ट। किधर ये? दिल्ली, हाँ, एयरपोर्ट के पास। नहीं मुंबई नहीं, मैं दिल्ली में था। आई वॉज इन दिल्ली ओनली फॉर 26 को हम लोग दिल्ली में लैंड किए। बोनेट पे मैंने साइन करा है 29 मार्च 3 बजे, और फिर ऑर्डर लोड करा है शाम को। तो ऐसे भी रोलर कोस्टर राइड रहती है सेल्स पे। मैनेजर ने बोला, मैनेजर ने 2 अवार्ड दिए, 2 अवार्ड क्वार्टरली एमवीपी, और फिर लॉकडाउन हो गया 8 मार्च को, 3 मार्च को मैं गया, तो अभी भी वो 2 अवार्ड है मेरे हाथ में, एमवीपी ऑफ द क्वार्टर, हाँ एमवीपी ऑफ द क्वार्टर, और वो पाइप द पाइपर अवार्ड, जो सबसे ज्यादा पाइप बना था, जाने उस हिसाब से। सो प्रोडक्ट की नॉलेज होना कितना जरूरी है? देखिए, प्रोडक्ट की नॉलेज तो दैट शुड बी कंटिन्यूअस लर्निंग। द रीजन बीइंग इज क्योंकि अगर आपसे वो पर्टिकुलर जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपसे सामने वाला वो प्रोडक्ट को अगर आपसे ज्यादा समझता है, तो उससे भी लर्न करो, राइट? और आप खुद भी रिलीजियसली कुछ टाइम डेडिकेटेड करो कि भाई क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कौन सी इंडस्ट्री के लिए सॉल्व करता है, और कैसे ये वैल्यू ऐड कर सकता है। तो आपके जब कस्टमर के साथ में जो कॉन्वर्सेशन होंगे, उसमें आप काफी मीनिंगफुल रह सकते हो। सो ही विल एक्चुअली रिस्पेक्ट यू। नहीं तो आप ठीक है, मैं कई रेप्स भी देखे वो जिनको प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन बस रिलेशनशिप पे बेचने की कोशिश करते हैं। बट ठीक है, रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, राइट? बट द मोमेंट इफ समवन आस्क यू कि अरे ये 2-3 चीजें करता है क्या तुम्हारा प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे रुको सर मैं पूछ के बताता, तो दैट्स वेयर ही लूज यू। अरे ये बेचने आ रहा और इसको यही नहीं मालूम। कई बार लोग जो है जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए पूछते कि तुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, हाँ, कि कितना भाई
कितना इतना ज्ञानी बन रहा, कितना ज्ञान है, इसको खुद नॉलेज है कोई नॉलेज है कि नहीं, हाँ वो प्रोडक्ट बेचना है, तो वो सब चीजें, तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग टू हैव, राइट, कि आप इंडस्ट्री का नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू स्पीक देयर लैंग्वेज सो दैट दे कैन कनेक्ट, राइट, कि हाँ ठीक है, तो वो सब चीजें। ओके, ये वेरिएबल पे मिलता है, कितनी हाँ, खुशी होती है? वेरिएबल पे तो अरे जिस दिन ऑर्डर क्लोज होता है उस दिन खुशी वेरिएबल पे आएगा, इसी की होती है। ये नहीं होता कि ऑर्डर चलो हमारा क्लोज हो गया। हाँ, तो वेरिएबल जो है सिंपली लिंक्ड है कि अगर आपने इतने का धंधा लेके आया तो आपको इतना रुपया वेरिएबल मिलेगा, तो जिस दिन ऑर्डर क्लोज होता है तो खुशी एक्चुअली ऑर्डर की तो रहती है, उससे डबल खुशी जो है कि इतना वेरिएबल बनाऊंगा मैं, उसकी ज्यादा उसकी ज्यादा होती है। अच्छा, एक चीज बताओ, सेल्स जॉब में कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी जरूरी है, लिसनिंग और कितनी जरूरी है? दोनों स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे एक कहावत बहुत मशहूर है कि मुक्के के तो बादाम भी नहीं बिकेंगे, हाँ। और जो बोलता है उसके तो पीनट्स भी बिक जाएंगे। हाँ। तो आप जो जो दिखता, जो बोलता, वो बिकता, हाँ। राइट, तो यानी कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको आपकी स्टोरी आप किस प्रकार से नरेट करोगे, है ना, सामने वाले के साथ में कैसे वो पर्टिकुलर स्टोरी को इंटेंसिफाई करोगे इन टर्म्स ऑफ कि कैसे वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए मीनिंगफुल रहे। तो यस, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज सेकेंडरी है, ठीक है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी नहीं आती है, कोई लोकल लैंग्वेज नहीं आती, दैट इज डिफरेंट, बट आप कितने अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। सो कम्युनिकेशन कैन बी आइदर एनी चैनल्स, राइट, तो आप बोल के कम्युनिकेट कर पाते हो, आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे के कम्युनिकेट कर पाते हो, आप अच्छा ईमेल लिखते हो ताकि आप सामने वाले को एंगेज कर सको। सो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिसनिंग। तो आप एक अच्छा प्रवक्ता हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अच्छे प्रवक्ता के साथ में आपको एक अच्छा श्रोता रहना भी बहुत जरूरी है, कि जितनी ज्यादा आप इंफॉर्मेशन आप कस्टमर से कलेक्ट करते हो और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन आप उससे वो जानकारी निकालते हो जो कि आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ विनिंग। सो दोनों ही स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स में। ओके, सेल्स की कौन सी कॉमन मिथ्स हैं जो बिल्कुल गलत है, कि लगता है कि भाई ये तो गलत है, लोग फालतू में अब बड़ा देते हैं सेल्स के बारे में? नहीं, सेल्स का कॉमन मिथ यानी लोगों को ऐसा लगता है कि सेल्स बहुत हाई प्रेशर वाला जॉब है, जो कि टू सर्टेन एक्सटेंट यस, बट आपको यानी किस प्रकार से आप वो स्ट्रेस को मैनेज करते हो, राइट, सो वो एक चीज है। दूसरा जो है कि सेल्स बहुत टफ है, बट टफ होने के साथ में इट हेल्प्स यू टू बिकम बेटर ऑफ योर सेल्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सेल्स जो है यानी अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आपके लिए सेल्स हरदम हार्ड है। तो डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है सेल्स में, यू हैव टू बी डिसिप्लिन टू योर सेल्फ, टू योर कंपनी और टू द पियर्स और टू द पार्टनर्स और टू द कस्टमर, कि हाँ जब जिनको आपकी जरूरत है यू शुड बी देयर। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एज अ पार्ट ऑफ। सो सेल्स आर टफ है, हार्ड है, बट सेल्स का एक अपना ही अलग मजा है। किस टाइप के लोग को सेल्स में आना चाहिए, और कौन से लोग हैं जो फेल हो जाएंगे सेल्स में, भाई ये तो गया, ये इसको आना ही नहीं चाहिए, क्यों ही आए फालतू में? नहीं देखिए है ना, मैं यानी हर बंदा सेल्स वाला रहता है। अगर आप देखोगे बचपन से हम जब यानी हमारे पेरेंट्स के पास में कोई चीज, अब जैसे मेरे बच्चे हैं, अब उनको अगर मोबाइल होना है या उसके अंदर कोई गेम होना है या कोई नया चीज चाहिए, राइट, सो वो एक अपनी स्टोरी नरेट करके आते हैं। तो सेल्स में जो है ना हर बंदा सेल्स वाला ही है। आप अगर कहीं नौकरी के लिए जा रहे हो तो आपकी जो अभी करंट सैलरी है उससे आप नेगोशिएट कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट एवरी एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज अ सेलर, उसके अंदर कोई सेकेंड थॉट नहीं है। वो कुछ लोग जो कॉन्शियसली करते, कुछ लोग अनकॉन्शियसली, या बट एवरीवन इज अ सेलर, ये मेरा मेरा थॉट प्रोसेस है। हाँ, उन लोगों को नहीं आना चाहिए जिनको ये लगता है कि जो इंट्रोवर्ट रहते हैं,
हाँ कि नहीं है ना, लोगों से यानी एक एक यानी दायरा या एक बना के रखने वाले लोग, या फिर वो लोग जिनको यानी 10 लोगों के सामने जाके बोलने में थोड़ा अनकंफर्टेबल, या दे आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट. हाँ सो वो चीजें, बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच एक्चुअली गेट रिफ्लेक्ट हाँ व्हेन यू आर इन सेल्स. अब सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपका बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो. आप एक पॉजिटिव एनर्जी वो पर्टिकुलर रूम में जहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप वो सामने वाला रेजोनेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. सो अगर आपके अंदर ये 2-3 चीजें जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो देन देयर आर अदर करियर ऑप्शंस एज वेल जो कि वो परस्यू कर सकते हैं. इट डजंट इम्पोर्टेंट कि हाँ सेल्स ही. हाँ, सेल्स, इफ यू आर इनटू सेल्स यू शुड बी पैशनेट अबाउट, और आपने उसको एंजॉय करने को ना कि बर्डन. अगर आपको जब ऐसा लगता है कि नहीं ये बर्डन है और ये मेरा पैशन नहीं है, हाँ तो देन देयर आर अदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल व्हिच इंडिविजुअल इज ओपन टू परस्यू. ओके. जो फ्रेशर्स होते हैं उनको सेल्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि होता क्या है ना, जैसे अब कॉलेज में बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, हर किसी की जॉब कोर में नहीं लगती. जैसे CSIT वालों को चलो कंप्यूटर साइंस की जॉब मिल गई है ना, अब मैकेनिकल वाले चलो कोर में चले गए, मेन कोर में. बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिलती है. अब आलों का तो दिमाग ऐसे ही खराब होता है कि भाई सेल्स की अपॉर्चुनिटी मिल गई, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप बता सकते हो. फ्रेशर है, कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, उनको सेल्स की जॉब में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो? एब्सोल्युटली जाना चाहिए, बिकॉज जो आपको सेल्स सिखा सकता है वो आपको कॉलेज में जो भी आपने सीखा, राइट, क्योंकि ये दुनिया ही एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है. सेल्स आपको डेली एग्जाम में बैठाएगा, राइट, कि हर डे आपका एक नए अनप्लान्ड तरीके से आता है. शायद या तो कस्टमर का इंटरेस्ट हो, या कस्टमर का एस्केलेशन हो, या कोई स्पेसिफिक एरियाज में चैलेंजेस हो. सो इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ बीइंग क्यूरियस और बीइंग अडेप्टिव. सो सेल्स की अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एटलीस्ट एक बार तो ट्राई देना चाहिए. और हाँ, अगर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो एंजॉयमेंट से पैशन बनने में का जो लर्निंग कर्व है वो छोटा है. सो बिल्कुल सेल्स में आना चाहिए. आई विल एनकरेज यूथ कि सेल्स, कोई भी सेल्स हो, यानी भले ही आप यानी राइट फ्रॉम यानी FMCG से लेके, या फिर B2B, या कॉर्पोरेट सेल्स, या इंस्टीट्यूशनल सेल्स. सो इट ओनली हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ बीइंग how you developed yourself as an individual. ओके. एंड इसमें कोई फील्ड की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि भाई मैकेनिकल से होने चाहिए या सी? नहीं, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ और अब मैं टेक्नोलॉजी बेच रहा हूँ लोगों को वही तो, इतने सालों से. वही तो. और So, इसमें हाँ हाँ तो सेल्स में बस आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड हैव अ कन्विक्शन कि हाँ, राइट, सो थिंग्स विल क्लिक. और इसमें पैसे कैसे रहते हैं, मतलब पैसा तो देखिए, ये समझ लो मैं. अब 15 years है ना, इट डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स. अगर आप देखोगे कि यानी एंटरप्राइज सेल्स में अगर 15+ years का अगर एक्सपीरियंस है, और अगर आप सर्विसेज सेल्स कर रहे हो, so there the things are entirely different, because services is something where there is always dependency in terms of receivable and other aspects, and the overall thing are linked to the milestone. अगर वो आप सॉफ्टवेयर लाइसेंस सेल्स में हो, सो डेफिनेटली अपफ्रंट पेमेंट जैसे रहता है, और उस हिसाब से इंसेंटिव्स डिसाइड होते हैं, राइट, बिकॉज सॉफ्टवेयर सेल्स आर बिग टिकट आइटम्स, सेल्स साइकिल आर लॉन्ग, राइट. सो इट डिपेंड्स. सो टिपिकली 15+ years का अगर आप देखोगे तो यू कैन थिंक ऑफ समवेयर अराउंड 70 to 1 crore as a part of the expectation. ओह नाइस, अच्छा मिलता है. तो मतलब लोगों को फालतू में मिथ्स है कि भाई पैसा मिलता नहीं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता नहीं, है. स्ट्रेस तो, बट उसमें कैच क्या है ना, इट्स अ 50-50. सो 50 फिक्स्ड, 50 वेरिएबल. सो द 50 इज स्टिल ऑन द पेपर. हाँ. सो अगर आप सेल करोगे तो वो बचे हुआ पैसा मिलेगा. बट यस, दैट्स व्हाट आई से कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है. अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप
वर्क हार्ड करते हो, आप होप लूज नहीं करते हो, राइट, आप लर्न एंड अनलर्न इसमें बिलीव करते हो, सो डेफिनेटली आपकी पर्सनल ग्रोथ इज जस्ट एन आउटकम। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट है कि सेल्स की जो मतलब जॉब रहती है, अब 10-15 साल तक तो ठीक है, उसके बाद ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है लाइफ में, छोड़ ही देना चाहिए। कई बार ऐसे ऐसे विचार आते, नो डाउट अबाउट इट, बट अगेन आपका इंडिविजुअल का करियर प्रोग्रेशन क्या है उस पर्टिकुलर चीज के भी ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आप वही सेम काम आना पिछले 10-15 साल से कर रहे हो तो आपको भी एक बोरियत हो जाएगी, राइट। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि या तो विद इन सेल, राइट, या तो मैं पीपल मैनेजमेंट फंक्शन में जाऊँ जहाँ पे अब 15-16 साल में जितना भी मैंने नॉलेज एक्वायर किया, जितने भी मैंने चैलेंजेस देखे, राइट, सो हाउ आई कैन गिव बैक एज अ पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई कैरी। सेकेंड थिंग कि आप या तो नए ग्रोथ एवेन्यूज या न्यू एज कंपनीज जो कि बिल्ड फेज में है, तो जहाँ पे एक वही सेम प्रकार की एनर्जी लगेंगी जो आप 15 साल पहले स्टार्ट किए हो, सो वैसी कंपनीज आइडेंटिफाई करके, सो अगेन इट्स अ लर्न एंड अनलर्न फॉर यू एज एन इंडिविजुअल, सो आप वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। या फिर थर्ड थिंग है कि either you get into some sort of consulting or some sort of coaching, right, so that you keep yourself motivated, right। वहाँ कई बार बोरियत होती कि सेम काम कर करके आपको पता है कि ये तो मुझे आता ही है, सही बात है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आपका खुद का जो लर्निंग कर्व है वो कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो गया है। सो हाउ यू रिविजिट दैट, राइट, over a period of time is something that keeps you moving. ओके। और बहुत सारी सेल्स की जॉब लोग बोलते हैं कि यार तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है उसके लिए, तुम एक जगह नहीं रुक रहे, तो उस टाइप की जो जॉब मिलती है उसमें क्या करना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली देखो, अगर आप ट्रैवल एंजॉय करते हो तो सेल्स जैसा तो जॉब ही नहीं है, क्योंकि आप कंपनी के खर्चे पे बढ़िया से बढ़िया जगह पे रहो, फ्लाइट्स में घूमो और है ना लोगों से कम्युनिकेट करो, अच्छी से अच्छी जगह पे जाके खाना वाना खाओ, सो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छी बात है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी एक बर्डन लगने लगता है। जैसे यानी जब नए नए आप ट्रैवल स्टार्ट करते तो आपको बहुत मजा आता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बर्डन भी लगने लगता है। बट डू यू हैव अ चॉइस? द ऑप्शन इज नो, सो यू हैव टू लिव विद इट। करेक्ट करेक्ट। तो वो सब चीजें हैं। तो डेस्क जॉब नहीं, चांसेस कम है क्या? डेस्क जॉब देखिए, डेस्क जॉब जो है आइडली देयर आर सर्टन रूल्स व्हाट वी कॉल्ड एज इनसाइड सेल्स, जो कि यानी ग्लोबल मार्केट्स में फ्रॉम डेस्क दे यूज्ड टू सेल। अब उसमें आप कस्टमर को भी नहीं जानते हो, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इनसाइड सेल्स एंड फील्ड सेल्स। सो इनसाइड सेल्स में इट्स प्योरली डेस्क जॉब वेयर इन अ डे there is a target of making 50-60 calls, and in a month there are 2 closures that you need to do, so you have to just keep calling, and those are small ticket items. Those are not the big ones, because so that is the difference. When it comes to field, so you have to do the entire heavy lifting, shifting, ensuring that you have all the key people who will be engaging in this particular opportunity in terms of how you want to get this towards a closure. So field में क्या है, काफी यानी फ्रिक्शन, काफी एफर्ट्स, काफी चीजें आपसे मांगती है फील्ड। आप क्या सजेस्ट करोगे इन लोगों को जो सेल्स मांगना चाहिए, डेस्क जॉब में जाएं कि फील्ड जॉब में जाना चाहिए? देखिए, इनिशियली जो है हर एक के लिए जो एंट्री पॉइंट रहता है, यानी इजी एंट्री पॉइंट, वो इनसाइड सेल्स। इनसाइड सेल्स में भी आप बीडी या आप जस्ट अपॉर्चुनिटी परस्यू कर रहे हो, सो दैट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ कि भाई प्रोसेसेस कैसे वर्क करते। एंड काफी मैंने देखा है कि जो बीडी थे मेरे खुद के, जो मुझे यानी इनसाइड सेल्स से सपोर्ट करते थे फील्ड पे, दे आर नाउ मैच्योर्ड एंटरप्राइज अकाउंट मैनेजर इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। सो वो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि आपको कोई भी यानी डे 0 से
आपको डायरेक्टली कस्टमर के साथ में नहीं डालेगा सामने. Either you need to have some mentoring or some hand holding or someone who can coach you, right? So that can be a good entry point to start, जहाँ पे आप खुद भी लर्न करते हो, आप कॉलेज से फ्रेश आउट पास आउट हुए हो, तो आपको पता है कि चीज़ें कैसे अप्रोच करना है मार्केट को, किस प्रकार से कॉन्वर्जेशन रखना है. So that can be a good starting point to start, and gradually you can think in terms of how you want your career to be orchestrated. कि हाँ ठीक है, 2-3 साल मैं इनसाइड सेल्स किया, then gradually making a shift as a account manager where I am wholly responsible in terms of managing certain set of accounts, then getting into next phase. So that should be the path. ओके, आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों के लिए जो सेल्स में जाना चाहते हैं और जिनको भी डर लग रहा है कॉलेज में कि भाई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? Absolutely work hard, never give up on hope, believe in yourself, that is most important. Dream big. अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो आप कभी भी सेल्स में आने दिक्कतें आएंगी, और जो आपको अच्छा लगता है वो करो. ठीक है ना, कंपनी का एक अपना टेम्पलेट रहता है. अगर आप सेल्स में हो, अगर आपको ये कन्विक्शन है कि ये पर्टिकुलर चीज विल गोइंग टू वर्कआउट, ट्राई इट आउट. ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ें होंगी, या तो आप फेल होंगे या सक्सेस होंगे. और डेफिनेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डेली यू लर्न, बिकॉज दैट इज समथिंग विच विल हेल्प यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल. सो ये चीज़ें मैं बताना चाहूँगा. ओके, डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा. एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर योर टाइम एज वेल. एंड पर्सनली मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब मेरे को बहुत सारी चीजों के बारे में आइडिया नहीं था कि चीजें क्या होती हैं, इंटरनली चीजें क्या चलती हैं. तो जो मिथ्स होते हैं ना लोगों के, वो मेरे भी बहुत सारे थे कि अब वो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं. हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली ये पॉडकास्ट काफी अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच हमारे चैनल. थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस, एंड होपफुली लोगों को पसंद आए. थैंक यू. ये पॉडकास्ट लोगों को अच्छा लगेगा. गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है, इस पॉडकास्ट को लाइक कर देना. चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के और पॉडकास्ट आने के लिए. एब्सोल्युटली. थैंक यू. थैंक यू. बाय.